outermost electron from the orbit. हाँ, periodic table चैप्टर। तो ये हाइड्रोजन है ना, ये उसका न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। इसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी आपको देना पड़ेगा, उसे ही हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, या आयनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों वर्ड यूज करते हैं। It is the energy required to remove the outermost electron from an atom. Am I clear? और ये एटम टू एटम डिफर करेगा ना, क्यों डिफर करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पे है, ठीक है। मान लो अब मैं यही चीज करूंगा सोडियम के साथ। सोडियम का ये थर्ड ऑर्बिट है या सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, और ये रहा उसका न्यूक्लियस सोडियम का। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और तीसरे में 1। तो इस एक को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वही कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है डेफिनेशन, है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर को उससे कंपेयर करने बोला, राइट, क्योंकि ये 5वें ऑर्बिट से निकालने बोल रहा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले ऑर्बिट से निकाले, क्योंकि वही हाइड्रोजन के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है। फर्स्ट ऑर्बिट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन, तो हमको दोनों एनर्जी को कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमने बोर का एक रूल पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है ना बोर का एनर्जी का। क्या है फॉर्मूला, देखो एक बार, क्या फॉर्मूला लिखे थे। ऐसा कुछ है कि नहीं, देखना एक बार ना। नहीं, और कुछ है ना, वो तो रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, वो अलग है। हम बोर का रेडियस निकाले थे, बोर का वेलोसिटी एंड बोर का याद है, -21.8 इंटू ये है सबका जूल वाला जो वैल्यू था, उसको फिर अपन बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया तो 13.6 आया था। अब वो जूल वाली वैल्यू बताना क्या है, -21.8, या उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं क्या, 2.18 इंटू 10⁻18, ठीक है, होगा ऐसा, हाँ, अपॉन n²। और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अपन Z² लिखे थे ना ऊपर, अब यहाँ तो हाइड्रोजन ही है तो Z की वैल्यू 1 आएगी, समझ लोगे यहाँ तक पक्का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बोर, इसको लिखो पहले, बोर्स का एनर्जी फॉर्मूला। ऐसे ही ना रेडियस भी निकाले हैं और वेलोसिटी भी निकाले हैं, ठीक है। हाँ? आगे बढ़े, नहीं ये लिख लिया सब। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो आपको क्या करना है, आपको 5वें ऑर्बिट से बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन को। मतलब एक ऑर्बिट आपकी 5 होगी और बाहर का मतलब इनफाइनाइट, आपकी ऑर्बिट बढ़ती जाती है ना, n = 5 फिर 6 7 8 9, बाहर निकालना मतलब इंफिनिटी, है ना क्लियर। मतलब आप अपने इलेक्ट्रॉन और एनर्जी कहाँ ज्यादा होगी, बाहर होगी कि अंदर होगी, बाहर होगी। तो आप इसको कैसे लिखोगे, डेल ई, डेल ई मतलब जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी इसको 5वें से बाहर निकालना, -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 5 पर इंफिनिटी का स्क्वायर, बाहर ज्यादा एनर्जी है, -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 5 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूं, 5 में जो एनर्जी थी आप उसमें कितनी एनर्जी दोगे कि वो बाहर आ जाए, तो डेल ई, डिफरेंस इन एनर्जी तो देना पड़ेगा ना, ये समझ रहे हो। ऐसा समझो, अंदर मैं 20 जूल में हूं, बाहर जाने के लिए मुझे 40 चाहिए, डिफरेंस क्या है 20 का, तो माइनस करूंगा तो निकल जाएगा ना डिफरेंस, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, दैट इज द एनर्जी आई नीड टू कम आउट। क्लियर है,
उसको यहां आने के लिए 40 जूल चाहिए, अंदर वो 20 जूल में है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 20 जूल चाहिए ना उसको एक्स्ट्रा। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5 टू इंफिनिटी? तो इंफिनिटी पहले आएगा, 5 बाद में आएगा। और फिर यही चीज आप जो भी एनर्जी आएगी इसको कंपेयर किससे करना है? आयनाइजेशन एंथैल्पी से, यानी कि 1 के लिए तो आप फिर n की वैल्यू यहाँ पे 5 की जगह 1 रख देना, दोनों एनर्जी कंपेयर हो जाएगा। समझ लो, कंपेरिजन से बताना है कि ये एनर्जी इतनी आ रही है, ये एनर्जी इतनी आ रही है। समझ रहे हैं? 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है? 0। 1 बाय इंफिनिटी इज, मतलब आप 1 को ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हो जो कि बहुत ही बड़ा है, उसका आंसर 0 ही आएगा। सही, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा, 25 हो जाएगा, बस डिवाइड करना है 2.18 को 25 से। करो जल्दी से सॉल्व। फाइनल आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा, माइनस माइनस प्लस, ये तो 0, 2.18 into 10 to the power minus 18 upon 25. You just have to divide 2.18 upon 25. या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आप 218 ले लो, है ना, ऐसा कर सकते हैं। 218 अपॉन 25, क्योंकि ये फिर आसान हो जाएगा ना, 25 का टेबल तो इजी है ना, इनटू 10 to the power 2, है ना, सॉरी माइनस इनटू 10 to the power minus 3, राइट? ये क्लियर है सबको? ऐसा कर सकते हैं इतनी, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 25 8 सा 200 होता है ना, 25 8 सा 200, तो 8 टाइम्स में जाएगा, राइट? बचेगा 18, 180, 180 तो नहीं आता है, 175 आता है, कितने बार में? 7 बार में, और पॉइंट आएगा ना, क्योंकि मैंने 180 ले लिया, राइट? 8.7 बचा कितना? 5 52 टाइम्स, 8.72 into 10 to the power minus 20। समझ में आया? आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हो, अब डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में अगर बोला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? 13.6 वाला। एम आई क्लियर? अदरवाइज 21.8 या 2.18 जो भी, चल आ रहा समझ में पक्का? ठीक है, दिस इज द एनर्जी आई नीड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू बाहर, आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड आ गया मतलब वो एटम आयनाइज हो गया, जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो आयनाइज नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया ना वो बन गया कैट आयन, आयनाइज हो गया। ठीक है, अब सेम काम हमको n इज इक्वल्स टू 5 की जगह 1 लेके करना है। क्लियर है? ये डाउट है क्या? चेहरे से डाउट लग रहा है मेरे, जितना दिख रहा है चेहरा है पक्का? चलो नेक्स्ट लिखो, एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम, एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम n is equals to 1 to infinity, n is equals to 1 to infinity। देखो इसकी क्या एनर्जी आ रही है, ज्यादा आएगी कम आएगी, क्या लगता है? चलो निकालो वैल्यू, निकालो ना वैल्यू को। हाँ बाकी वो तो इन्फिनिटी तो 0 है ना, खत्म हो जाएगा ना। तो अब ये वैल्यू जो दिया वो बड़ा है कि ये जो निकाले वो बड़ा? आप ये मान के चलो ना कि जब वो फर्स्ट, इधर देखो इधर देखो, वैल्यू छोड़ दो, ये न्यूक्लियस है, ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट और ये रहा पांचवा ऑर्बिट, कौन ज्यादा पास है न्यूक्लियस के? तो कौन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से? तो किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए? बस वैल्यू तो बात की बात है, बट कंसेप्चुअली हम बता सकते हैं ना पक्का? नेक्स्ट 15वां देखो, तो 15वां क्वेश्चन जो उसके बाद में है, अभी 14 देखे ना, हाँ 15 क्वेश्चन देते हैं। What is the maximum number of emission lines when the excited electron of a H atom in n is equals to 6 drops to the ground state? हाँ?
पढ़ रहे हो क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ो। वो जो एमिशन लाइंस है ना, कि जब वो 6 से 1 में जंप करेगा, 6 से 2 में जंप करेगा, 6 से 3 में, 6 से 4 में, 6 से 5 में, तो वो लाइन एमिट करता है ना, वही लाइमन बाल्मर पार्शन ब्रैकेट इन टीफन। तो कितनी लाइंस एमिट कर सकता है? मैक्सिमम 6 में अगर तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सोचो। देखो, जो इलेक्ट्रॉन 6 से पहले 5 में भी आ सकता है, 5 से वो 4 में भी जा सकता है, फिर वो 3 में भी आ सकता है, 2 में भी, 1 में, सारी पॉसिबिलिटीज हमको देखनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? फाइव से 4 में, 4 से 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में। बट 5 से वो और भी जगह भी जा सकता है ना, 5 से सिर्फ 4 में तो ना आएगा, 5 से वो 3 में भी जा सकता है, 5 से वो 2 में भी जा सकता है, 5 से वो 1 में भी आ सकता है, फिर 4 से वो सिर्फ 3 में तो ना आएगा, 4 से वो 2 में भी आ सकता है, 4 से वो 1 में भी आ सकता है, और 3 से 2 और 1 दोनों में आ सकता है ना? बहुत सारी पॉसिबिलिटी होंगी। कैसे बनाएंगे देखो। ये मान लो आपका n इज इक्वल टू 6 है, सब मेरे को बोल रहे हैं, कोई कॉपी में कुछ बनाना नहीं चाह रहे। 5 4 3 2 1। 6 से 1 में आया, है ना? 6 से 5 में आया, 6 से 4 में, 6 से 3 में, 6 से 2 में, ठीक है? और 6 से 1 में तो आ ही चुका है ना, 6 से 1 में, फिर 5 4 3 2, ठीक है? फिर जो इलेक्ट्रॉन 5 में है वो 5 से 1 में आ सकता है, मतलब ये सारी लाइंस बनेगी 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। समझ रहे हैं क्या? 6 से 5 वाली एक लाइन बन गई है, 5 से बाकी आगे बनी रही है, फिर 6 से 4, फिर 2 वाली लाइन बनेगी ना, ये आपका जो 6 से 2 में आ सकता है, फिर 5 से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में, 3 से 2 में, फिर 5 से 3 में, 6 से 3 में तो आ ही रहेगा, 6 से 3, और 5 से 3, और 4 से 3, फिर 6 से 2, ऐसी 6 से 1, 1 तो आ चुका है सॉरी, और 6 से 2 आ चुका है, 5 से 2, है ना? 5 से 2 भी आ चुका है पहले, और 4 से 2 हो गया है, 3 से 2, 3 से 2 भी हो गया है। हाँ, सारी लाइंस गिननी है। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ कि कोई टॉपिक देख देख बता नहीं रहा है मुझे। नहीं, अच्छा पहले 20 बोले ना, 20 गलत है, 15 होगा, 15 होगा। 20 कैसे काउंट किए? हाँ, क्यों काउंट करेंगे कि लाइन तो वही एमिट करेगा ना, वो 2 से 1 में कितने बार गया, लाइन तो एक ही होगी ना, ठीक है? नहीं समझ में आया पक्का? चल, ठीक है, ये 15 ही बनाया। आप ऐसे करो ना, लाइमन सीरीज बनाओ सबके लिए पहले। ये थोड़ा मैं एक साथ बना रहा था ना, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। अगर मैं सिर्फ लाइमन पहले बनाऊं तो 6 से ये 5 हो गया, ये आपका 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और ये 1 है। लाइमन में सब 1 में ही आते हैं, तो 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, ये 5 लाइन हो गई। बाल्मर में सब 2 में आते हैं, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, 5 + 4,
पाशन में सब 3 में आते हैं, 6 से 3, 5 से 3, 4 से 3। अब आगे लिखने की जरूरत है क्या? बाकी जो बच गया पीपल ऑफ ब्रैकेट उसके लिए 2 और 5 + 4 9, 9 + 3 12 + 2 14 + 1। समझ गए? इसके लिए जनरल सा फॉर्मूला भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, n × n - 1/2। ये इसका शॉर्टकट, n × n - 1/2। यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिया था? 6। 6 × 5 30, 30/2। मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला भी कुछ हिसाब करके कर सकते हो, ठीक है? पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे। क्लियर है? तो अगर ये क्वेश्चन कोई भी n स्टेट के लिए पूछेगा तो बता सकते हैं ना? अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे सिंपल लाइमन, बाल्मर, पाशन, रीफंड, ब्रैकेट बना के भी आप सबकी लाइंस काउंट कर सकते हो। याद रखना, लाइमन में सब हायर से 1 में आएंगे, बाल्मर में सब हायर से 2 में आएंगे, ब्रैकेट में सब, सॉरी पाशन में सब हायर से 3 में आएंगे, ब्रैकेट में सब हायर से 4 में, और टीफन में सब हायर से 5 में। तो आखिरी के लिए सिर्फ एक ही लाइन बनेगी 6 से 5, बस। बाकी लाइंस तो आप बना चुके हो ना, 6 से 4 3 2 1 तो बन चुकी है, ठीक है? चलो, तो आंसर हो जाएगा 15। डन। 16 देखो, क्वेश्चन 16, 16 जस्ट उसके बाद वाला। The energy associated with the first orbit in the hydrogen atom is -2.18 × 10⁻⁻18। ये तो याद आना चाहिए, है ना? ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अभी तो निकाले ना, आपको कंपेयर कर रहे थे, तो ये तो फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। देखो ये जो अपन ये लिखे थे, बस यहाँ पे n की जगह 1 डालना है, राइट? जीती रिया, n की जगह क्या डालना है? तो वो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। ओके, आगे व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट? ये भी हो जाएगा, n की जगह 5 रख देंगे, वो भी अभी निकाले थे ना, पीछे 5 स्क्वायर किए थे ना, वही आएगा 8.72 आ रहा था ना, इंटू 10⁻⁻20। बस वो माइनस में आएगा। क्यों? हर ऑर्बिट का एनर्जी माइनस में ही आता है। मैंने बोला था ना कि हम बाहर वाली एनर्जी को 0 मानते हैं, तो बाकी वाली तो उनसे कम है ना, तो मैं नेगेटिव मानेंगे। बाकी एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, राइट? बस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अंदर है तो नेगेटिव है, बाहर है तो 0 है, और ज्यादा एनर्जी होगी तो अब पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन भागेगा, काइनेटिक एनर्जी। एम आई क्लियर? आ रहा ना पक्का समझ में? ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। ये भी निकाल लो। क्या था अपना फॉर्मूला रेडियस का? याद होना चाहिए ये तीनों फॉर्मूले, रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। ए नॉट एन स्क्वायर, और ए नॉट का वैल्यू क्या था? आर एन इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, जहां पे एन का मतलब ऑर्बिट का नंबर। और देखो ये बढ़ना भी चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कम आएगा, सेकंड का ज्यादा आएगा, थर्ड का और ज्यादा आएगा, फोर्थ का और ज्यादा आएगा, और वो हो भी रहा है। समझ रहे हैं? इसलिए n मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, राइट? तो देखो ए नॉट का वैल्यू क्या बताया? 52.9, तो क्या है? पिकोमीटर ना, ठीक है, पिकोमीटर, यानी कि नैनो में कन्वर्ट करोगे तो 0.0529 नैनोमीटर। पिकोमीटर 10⁻⁻12 होता है ना, और 10⁻�9 नैनो, तो 52.9 में दोगे तो आंसर पिकोमीटर में आएगा, और 0.0529 लेके चलोगे तो आंसर नैनोमीटर में आएगा। 13225 पिकोमीटर, ठीक। बस 25 से मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना? मतलब मेन है फॉर्मूला याद रखना। फॉलो कर रहे हैं? 17, calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series. Longest wavelength transition. बाल्मर सीरीज में क्या होता था? n1 की वैल्यू 2 फिक्स रहती है ना, लिखो तो रिडबर्ग कांस्टेंट लिखो, पहले रिडबर्ग फॉर्मूला लिखो। क्या था रिडबर्ग फॉर्मूला? रिडबर्ग फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पे, क्या था? वेव नंबर नू बार इज इक्वल्स टू 1 लाख कुछ था ना नंबर,
1,09,677 था कि 667 था? देखो तो एक बार। हाँ जी 1096 ठीक। और अंदर में क्या था? n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। देखो वेव नंबर तो ध्यान देना, आप n1 n2 लोगे क्या पर? n1 तो चलो 2 ले लोगे, वही होगा ना 2, तो पालमर के लिए तो n1 की वैल्यू 2 ही है ना। n2 की क्या वैल्यू लोगे तो ध्यान दो। हाँ इंफिनिटी क्यों? कितना भी और हाँ बट मुझे तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए ना, तो ऊपर से नीचे के रास्ते लॉन्ग ऐसा ऐसा थोड़ा ना होता है। हम हाइट तो ना कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो इधर देखो, इस फॉर्मूले से क्या आ रहा है हमारा नू बार। नू बार क्या होता है? 1 बाय लैम्डा। मुझे अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट चाहिए तो नू बार शॉर्टेस्ट होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये फॉर्मूला वेव नंबर का होता है ना, और वेव नंबर 1 बाय लैम्डा होता है। इफ आई नीड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, देखो दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का वेव नंबर छोटा होगा और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का वेव नंबर बड़ा होगा। है मैं क्लियर? जो वेवलेंथ देखो ऐसा समझना, इतने डिस्टेंस पे आपको वेव बनानी, एक का वेवलेंथ बड़ा है तो कम वेव बनी, और एक का वेवलेंथ छोटा है तो ज्यादा वेव। समझ में आ रहा है? वेवलेंथ छोटा ज्यादा नंबर ऑफ वेव बनी, वेवलेंथ बड़ा कम नंबर ऑफ वेव बनी, इसी को तो वेव नंबर बोलते हैं। वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। वो लेंथ 1 सेंटीमीटर हो सकती है, वो लेंथ 1 मीटर ले लो। हाँ 3 ले लो, क्योंकि सबसे छोटा देखो, आपको न्यू बार छोटा चाहिए मतलब n का वैल्यू छोटा होना चाहिए, n2 का वैल्यू, और सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा n2 के लिए? 3। इसके बाद तो बढ़ ही रहा है ना वैल्यू n का, नहीं? n1 का वैल्यू तो बार्मर सीरीज के लिए 2 फिक्स है। अब n3 n2 का वैल्यू सबसे छोटा लेना है, और सबसे छोटा तो 3 ही है, लेकिन उसके बाद की वैल्यू से 4 5 6 और बढ़ता जाएगा। समझ गए? तो मुझे ये शॉर्टेस्ट चाहिए, वेव नंबर की वैल्यू छोटी विल करस्पॉन्ड टू लॉन्गेस्ट वेव। है मैं क्लियर? निकाल लो इसको, लिख लो, काम करो, लाइन लिखो नीचे। वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेव नंबर is inversely proportional to wavelength. Hence for longest wavelength, hence for longest wavelength, hence for longest wavelength, wave number has to be smallest. क्वेश्चन में आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है ना, कहने का मतलब कोई भी ऑर्बिट से, कोई भी स्टेट से जब 2 में आएंगे ना, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी। आप 6 से 2 में आओगे, अलग वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी। आप 4 से 2 में आओगे, अलग वेवलेंथ की लाइट होगी। 3 से 2 में आओगे, अलग वेवलेंथ की लाइट होगी। बट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? जो 3 से 2 में जा रही है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में जा रहा है, लाइट 3 से 2 में नहीं जा रही ना, ये सब ट्रांजिशन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। जब इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रांजिशन करता है ना, तब वो लाइट एमिट करते हुए बाहर जाता है। अगर वो 3 से 2 आ रहा है तो वो तो आ गया 3 से 2, बट बदले में वो क्या देते हुए जाता है? एक लाइट, जिसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, जिसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। समझ रहे हैं? हाँ तो क्या लिखे? वेव नंबर हैज टू बी स्मॉलेस्ट, फुल स्टॉप। फॉर मिनिमम वेव नंबर, फॉर मिनिमम वेव नंबर n2 should be minimum. For minimum wave number n2 should be minimum. For minimum wave number n2 should be minimum. For minimum wave number n2 should be minimum. यानी कि 3। देखिए n1 की वैल्यू तो 2 फिक्स है बाल्मर के लिए, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है, तभी आपको समझ में आया क्या क्या हमें चीजें गिवन है। बाल्मर है तो हमको n1 गिवन है पहले से, बस हमको n2 डिसाइड करना है क्या लेना है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट बोलेगा तो इनफाइनाइट ले लेना।
अगर वेवलेंथ यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट निकालने बोलता तो अपन n1 की n2 की वैल्यू इनफाइनाइट ले लेते हैं, n1 की वैल्यू तो फिक्स, ठीक है। चलो निकालो जल्दी से, इस फॉर्मूले में बस n2 की वैल्यू को 3 पुट कर देना, ठीक है, और n1 की वैल्यू को 2 स्क्वायर, तो आपको बस यही सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, है ना, 1/4 माइनस 1/9, 5/36, ठीक है। एलसीएम 36 आ जाएगा दोनों का, 9 माइनस 4, 5/36 इनटू जो भी वो 1 लाख वाला नंबर है, ठीक है। कैलकुलेट द वेव नंबर था ना, इसमें वेव नंबर ही निकालेंगे, बट ये वेव नंबर किसके करस्पॉन्डिंग है, लॉन्गेस्ट वेव, ठीक है। तो 18वां देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ये भी वो बोर वाले रेडियस के एनर्जी के फॉर्मूले से बन जाएगा, देख रहे हो आप। क्या बोला है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, और की पहली, सब सब पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो एक बार। व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स, तो फॉर्मूला वो 2.18 वाला याद कर लेना तुरंत, जूल्स में, required to shift the electron of the hydrogen atom from first orbit to fifth orbit, right? And what is the wavelength of the light emitted जब ये पांचवे से वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, है ना। E1 का मतलब होगा n की वैल्यू 1, E5 का मतलब होगा n की वैल्यू 5, ठीक है। डिफरेंस निकाल लोगे तो उतनी एनर्जी मुझे चाहिए जो अपन पहले भी सॉल्व किए, बस वहां पे अंतर क्या था, वहां पे पांचवे से इनफाइनाइट बोला था, यहाँ पे पहले से पांचवा बोला है। क्वेश्चन क्लियर है, वहां क्या था, पांचवे से इनफाइनाइट था, तो अपन पहले इनफाइनाइट को रखे थे माइनस पांचवा वाला, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या, पांचवा -1, अगर फॉर्मूला ऐसा यूज करेंगे, देखो डेल ई यानी कि कितना एनर्जी मुझे चाहिए इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन 25 n का स्क्वायर, माइनस ऑफ -2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन 1 का स्क्वायर, बस। जितनी एनर्जी वहां पहुंचाने में लगी ना, उतनी एनर्जी वो वापस देते हुए भी जाएगा, समझ रहे हो, वो कोई दूसरी एनर्जी नहीं होगी, एम आई क्लियर। जितनी एनर्जी आपने उस इलेक्ट्रॉन को 1 से 5 पहुंचाने में दी है ना, उतनी ही वो वापस एमिट भी कर देगा जब वो 5 से 1 में आएगा, एम आई क्लियर। तो आप एनर्जी निकाल लो पहले, कितनी आगे देखो, है नहीं, हाँ माइनस प्लस हो ना, और ये माइनस है, आप चाहो तो इसको कॉमन ले लो, ये नंबर दोनों में कॉमन है ना, हाँ ठीक है, -2.18 इंटू 10⁻−18 कॉमन लेते हो तो आपको अंदर क्या बचेगा, 1/25 -1, ऐसा होगा। तो सॉल्व करके फिर डिवाइड कर दो 25, ये -24 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 इंटू 2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन 25, क्या करो, क्या कैलकुलेट किया ही नहीं हूँ, अभी तो कॉमन लिया हूँ
और ये तो कैलकुलेशन सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया हूं मैं, इन दोनों में से इसको कॉमन निकाले तो यहाँ का 1/25 बचा और यहाँ का 1 बचा बस। और ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस है ना, आप माइनस का कॉमन निकाले तो यहाँ माइनस आएगा, करके देखो तो वापस ऊपर वाला आना चाहिए, आएगा। मनीष मनीष आ रहा है, समझ लो। इसको मल्टीप्लाई कराओ 25 से डिवाइड करके, आया किसी का आंसर? मैं करूं? फाइव 2.32 into 10 to the power minus 18 upon 25. हाँ 2 सर, 2 टाइम्स में 50 बचा 2 है ना, फिर 3 आएगा तो नहीं जाने वाला, 0 टाइम्स में है ना, फिर 232 9 टाइम्स में 225 बचा 7 70 2 टाइम्स में 2.092 into 10 to the power minus 18 जूल। कहाँ से आया? हाँ हाँ थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। ये हाँ 1 से 5 जाएगा, अभी तो पॉजिटिव आई ना, क्योंकि ये एनर्जी एब्सॉर्ब किया, रिलीज होती तो नेगेटिव आती आंसर, समझ रहे हो। अब यही एनर्जी ना वो एमिट करते हुए वापस आएगा नीचे, तो अब उसके लिए क्या निकालने बोला है आपको? वेवलेंथ, है ना। सेकंड पार्ट यही है ना क्वेश्चन का, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, आप फॉलो कर रहे हो हैं? अच्छा कितना परसेंट, कितना परसेंट समझ में आ रहा है? 70% ही आ रहा है। अब यही एनर्जी एमिट करेगा ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग लाइट कैसी होगी? डी ब्रॉगली, hc अपॉन, सॉरी डी ब्रॉगली बोल रहा हूं, प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, E is equals to h mu, इधर फॉर्मूला अपना। एनर्जी तो निकाल लिए 2.092 into 10 to the power minus 18, h का वैल्यू 6.626 into 10 to the power minus 34, और nu से अपन c by lambda लिख ले, क्योंकि मुझे वेवलेंथ निकालनी है ना, आई वांट टू फाइंड द वेवलेंथ, राइट। तो c के लिए 3 into 10 to the power 8 अपॉन लैम्डा मुझे निकालना है, समझ में आ गया? मैं एक स्टेप स्किप कर दिया, इसको मैं hc by lambda लिखूंगा और लैम्डा का निकालना है, समझ गया। लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसको नीचे ले आओ, 6.626 into 3 अपॉन 2.092, और 10 के पावर्स को एक साथ लिख देता हूं, ये -34 है, ये +8 है, ये -18 ऊपर जाके +18, समझ रहे हो। 18 8 26 और -34 -8, ये पूरा बचा बस 3, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, फिर 2092 से डिवाइड करेगा, आंसर बता देता हूँ, आंसर आएगा 9.498 into 10 to the power minus 8। वेवलेंथ निकाल रहे ना, आप चाहो तो उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हो आंसर लिखते समय। हाँ 10 to the power minus 9 कर दोगे तो नैनोमीटर हो जाएगा, और 10 कर दोगे तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी छोड़ोगे तो भी गलत, सही, क्योंकि मीटर भी तो यूनिट होती है वेवलेंथ की, ठीक है। देखो जल्दी से, तीसरा बहुत सिंपल है, मुझे कोई बता दो, जल्दी से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना। ये क्या है क्या अपना, ये कौन सा कंसेप्ट है, जल्दी बताओ कौन सा कंसेप्ट है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर, उसका वेव, कौन सा अपना टॉपिक है? डुअल नेचर ऑफ मैटर,
इलेक्ट्रॉन का मैटर तो है, वो हमें पता है, उसका मास है, उसका एक वेलोसिटी है, उसका एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मैटर तो है वो। बट डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि मैटर की मैटर वेव भी होती है, तो उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन n। बस सिंपल हो जाएगा ये। आपको वेलोसिटी दी हुई है ना एम वी, और m तो पता होगा इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और h तो कांस्टेंट है, हो जाएगा ये। तो बस उसमें ऐसा लिख लो, क्वेश्चन नंबर 20, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। बस इतना लिख के छोड़ दो, याद रहेगा कैसे बनेगा फॉर्म। क्लियर है? आगे बढ़े, पक्का? नेक्स्ट पढ़ो। चल जाएगा। चलो। और काइनेटिक एनर्जी दी है, मास दिया, तो वेलोसिटी निकालोगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहे हैं ना सब। काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है, कितना दिया है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो पढ़े ना सब, हाफ एम वी स्क्वायर। मास इलेक्ट्रॉन का है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की नहीं पता है, तो निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 इंटू के ई अपॉन एन। हो गया, ऐसे देखो, देखो जल्दी जल्दी, अदिति इसी फॉर्मूला से निकाला हूं। के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के ई, और m डिवाइड कर दिया तो 2 के ई बाय m, और v निकालना है तो अंडर रूट कर दिया। क्लियर है सबको, पक्का? तो अब आपके पास m है, आपके पास के ई है, यहां वैल्यू पुट करो, v आ जाएगा, होगा? ठीक है, और क्या निकालने बोला है, नहीं वेवलेंथ भी निकालने बोला ना, तो वेवलेंथ निकल जाएगा ना जब लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन। तो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताओ कोई। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? हाँ, पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी दी थी, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं दी थी, तो काइनेटिक एनर्जी दे दी। तो आप पहले काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकाले, और फिर वही फॉर्मूला पुट करके लैम्डा निकाल दिए। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज हुए हैं, एक ये वाला, और ये तो यूज होगा ही। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन ये भी, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। 21 में, 22 सिंपल है। कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अपन पढ़े ना, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। जो क्या क्या स्पीशीज दी हुई है, जो बताते जाओ। Na पॉजिटिव दिया है, और K पॉजिटिव, और हाँ Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, हाँ S2 माइनस, ओके, R। ठीक है, देखो इनके एटॉमिक फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 11, इसके पास 19, इसके पास 12, इसके पास 20, इसके पास 16, और इसके पास 18। ये एटॉमिक स्टेट में, ये Na पॉजिटिव बना मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, 10 हो गया। ये K पॉजिटिव बना मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब 18 हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और इसने कुछ नहीं किया है, और इनको जरूरत भी नहीं। ठीक है, अब जितने भी सेम सेम वाले हैं, तो K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, आर्गन, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हाँ, और ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये 2 अलग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और वो 4 अलग आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है ना। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स देखते हैं, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखते हैं कि किसके किसके न्यूट्रॉन्स सेम नंबर में, वो आपका आइसोटोन्स होता है। ठीक है, और आइसोबार में हम देखते हैं किसका एटॉमिक मास सेम है, नंबर अलग होगा, मास सेम होगा। और आइसोटॉप्स में नंबर सेम होगा, मास अलग अलग होगा। क्लियर है चारों स्पीशीज? फोर्टी सेवन में आओ तो 47, क्वेश्चन नंबर 47। बहुत सारे क्वेश्चन है चैप्टर में ना,
मैं पूरे 60-70 क्वेश्चन तो क्लास में नहीं करा सकता, बट हर टाइप के कुछ उठा रहा हूँ बीच में, ठीक है, ताकि आप लोग ट्राई करना। 47 पढ़ो जल्दी से। नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड्स। नियॉन गैस होती है ना वो साइन बोर्ड्स में, ठीक है। इफ इट एमिट्स स्ट्रांगली एट 660 नैनोमीटर, उसका वेवलेंथ दे दिया, क्या दिया ये, उस लाइट का वेवलेंथ कितना है, 616 नैनोमीटर। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी निकालना है, निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c बाय लैम्डा, कैसे हो जाएगा, c बाय लैम्डा। c पुट करो, लैम्डा पुट करो, आंसर आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 616 × 10⁻⁻19। ये कन्वर्ट करना ना इसको, ऐसा नहीं करना कि ऊपर मीटर में नीचे नैनोमीटर में है, समझ रहे हो, दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, ऊपर तो पहले से मीटर में है, नीचे वाले नैनो को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, कुछ ऐसा आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगला क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड्स। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम आपको 30 सेकेंड्स दिया है और स्पीड तो पता है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸। तो अगला सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, 3 × 10⁸ × 30 सेकेंड्स आ जाएगा। इसका यूनिट आप पर सेकेंड या हर्ट्ज ले लेना, और इसका यूनिट डिस्टेंस है। अगला क्या बोला है, एनर्जी। एनर्जी क्या होगा उस लाइट का, E इज इक्वल्स टू एच न्यू निकाल लिया ऊपर, एच के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फॉलो कर रहे हो सब, है ना। अगला क्या बोला है, क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी। पहले ये एनर्जी निकालना पड़ेगा, ये जो एनर्जी आएगी ये एक क्वांटा की होगी ना, आप एन लिखते हो तो एन नंबर ऑफ क्वांटा बोलते हैं ना अपन। तो अगर मैंने कुछ नहीं दिया मतलब एन की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो ये जो एनर्जी आने वाली है ना, ये एक क्वांटा की एनर्जी होगी, क्या होगी, ये एक क्वांटा की। अब जितना भी जूल आएगा, आपको 2 जूल में कितने क्वांटा होते हैं ये निकालना, समझ में आ रहा ना क्या बोल रहा हूँ। तो मैं सबके आंसर लिखता हूँ, आप लोग देख लेना एक बार। पहले वाले का आंसर फ्रीक्वेंसी है आपकी 4.87 × 10⁻14, ठीक है, 4.87 × 10⁻14 हर्ट्ज, पहले का आंसर। नहीं आ सकता तो आई रहा ना, 9 ऊपर जाएगा 17 नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, ये तो सिंपल 3 × 3 9 दिख ही रहा है ना, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। 9 हो गया और ये 10 को यहाँ चला दो, ठीक है, 9 × 10⁻9 डिस्टेंस हो गया। एनर्जी के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 6.626 × 10⁻34 × 4.87 × 10⁻14। देखो इसमें तो सब मल्टीप्लाई ही करना है, डिवाइड नहीं करना, डिवाइड में थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, राइट। तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो और इनके नंबर्स को ऐड कर दो, -20 आएगा। इसका आंसर आएगा, एनर्जी आ रही है 32.27 × 10⁻20, जो कि 1 जूल से बहुत छोटा क्वांटिटी है, राइट। ये 1 जूल से बहुत छोटा है ना, 1 जूल तो उसके सामने आसमान है ना। क्लियर, ये नंबर समझ में आ रहा है सबको। 10⁻20 का मतलब तो 0.0000 इतना जूल, हमको तो 2 जूल में बताना कितने क्वांटम होंगे। ये एक पैकेट का एनर्जी है, ऐसे बहुत सारे पैकेट मिलेंगे तब जाके 2 जूल एनर्जी बनेगी, समझ रहे। हर एक पैकेट का इतना ही एनर्जी है, बहुत छोटा एनर्जी है ये, पर ऐसे आप पैकेट अगर बहुत सारे ले लोगे ना, तब 2 जूल एनर्जी बना सकते हैं। तो कैसे कैसे चालू करेंगे अपन, 32.27 × 10⁻20 है ना, 32.27 × 10⁻20 जूल का मतलब 1 क्वांटा है, आया ना, है ना। तो 1 जूल का मतलब कितना क्वांटा होगा, डिवाइड कर दो,
और 2 जूल का मतलब 2 सेकेंड। बहुत सारे पॉइंट आएंगे, 10⁻⁻20 ऊपर जाएगा तो 10⁻+20 हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है 6.2 इंटू 10⁻18। कोई यूनिट नहीं है ना, क्वांटा है, इट्स अ नंबर। कितने क्वांटा आ रहे हैं उस लाइट से, तब जाके वो 2 जूल एनर्जी दे रही है। क्लियर? 48 देखो, 48। In astronomical observation, signals observed from the distant stars are generally weak, क्योंकि स्टार्स दूर होते हैं ना, वहां से लाइट आते आते मतलब उनके सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। If the photon detector receives a total of 3.15 into 10⁻⁻18 जूल, एक फोटोन डिटेक्टर आपने रखा हुआ है अपनी छत पे, जो स्टार्स की लाइट को डिटेक्ट कर रहा है कि कितनी एनर्जी की लाइट आ रही है, दैट इज नोन एज फोटोन डिटेक्टर। मैंने बोला था लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं। इन जनरल हम सबको क्वांटा बोलते हैं, बट अगर मैं लाइट के पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं तो फोटोन बोलूंगा बस, वो है एक्चुअली क्वांटा ही। ठीक है? तो इफ द फोटोन डिटेक्टर रिसीव्स अ टोटल ऑफ इतना जूल फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ इतना नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन रिसीव बाय डिटेक्टर। हो जाएगा ये, कितने फोटॉन्स उसने रिसीव किए ताकि टोटल एनर्जी इतनी हो गई 3.15। कैसे करोगे? E is equals to NH न्यू, ये होता है। कितनी एनर्जी रिसीव की उसने? 3.15 इंटू -80। कितने फोटोन एक्सेप्ट किए ये तो नहीं पता, नहीं ये तो निकालना। इंटू नू, नू नहीं दिया है बट लैम्डा दिया है, तो सी बाय लैम्डा ले लो, वाला कौन नहीं, सी बाय, सी को छोड़ देंगे, सी बाय लैम्डा। कितना दिया है? 600 नैनोमीटर। समझ गए क्या? यहां से एन निकाल लो बस। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले तो, है ना? तो इतना सब याद रखो कि जो जो लाइट अभी भी ये आ रही है ना, इसके अंदर फोटॉन्स है ना, और ये फोटॉन जब मेरे ऊपर पड़ रहा है तो मुझे एनर्जी मिल रही है, और मैं जादू नहीं हूं, इसलिए मैं उस एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। समझ गए ना? पर एनर्जी मेरे ऊपर एमिट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एक फोटो डिटेक्टर रख दूं तो ये फोटॉन्स को लेगा, फोटोन डिटेक्टर, और वो बता देगा कितनी एनर्जी आ रही है। समझ रहे? तो यही वो एनर्जी। अब वो एक ही फोटोन को थोड़ा ले रहा है, वो तो बहुत सारे फोटोन को ले रहा है, सारी एनर्जी को मिला के एनर्जी बता रहा है। तो कितने फोटोन को रिसीव किया ये पूछा, एन, है ना? अगर आप E is equals to h न्यू बोलते हो ना, इट इज जस्ट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्लियर है? जो कि बहुत कम होती है। अभी अपन देखें ना पीछे, एक क्वांटा की एनर्जी कितनी कम थी, 32.27 इंटू 10⁻⁻20 जूल। बहुत कम एनर्जी एक फोटोन की। एक फोटोन से क्या हो जाएगा? एक फोटोन से लाइट आएगी नहीं, हमको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, यानी बहुत सारे फोटोन्स चाहिए। समझ रहे? ठीक है, बाकी आप लोग और क्वेश्चंस देखना। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से और भी बीच बीच में अपन ये सब भी किया था करेक्शन वाला, क्वांटम नंबर्स कौन कौन से गलत हैं, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन, बाकी हेजनबर्ग से कुछ क्वेश्चन होंगे, del x dot del h, सॉरी del x dot del b is equals to h upon 4 pi n, है ना? उसके भी क्वेश्चन होंगे, है ना? और किससे क्वेश्चन आ सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी अपन क्वेश्चन पढ़े थे ना, तो इन्हीं से न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, फॉर्मूले अपन सारे देख चुके हैं। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो क्वांटम मॉडल से आएंगे, क्वांटम्स। ठीक है, ठीक है। अब और आपको इसमें कुछ डाउट होगा ना, कोई क्वेश्चन में, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में, आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, बाकी अभी चैप्टर मेरे तरफ से खत्म है, तो आप लोग की तरफ से बचा हुआ है। ठीक है, इसका टेस्ट मैंने बोला है कि मैं लूंगा आने वाले वीक में ना, तो उसको पढ़ना चालू कर दो, और अपन नेक्स्ट क्लास से चैप्टर नंबर 3 चालू करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन।